जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका स्वागत है। आज हम लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के लिए क्लास 11th का जो लेसन नंबर 3 है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इनके 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे व्याख्या सहित है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से भूगर्भ की जानकारी का, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी का प्रत्यक्ष या प्राकृतिक स्रोत है, यानी कौन से ऐसे डायरेक्ट स्रोत हैं जिनसे पृथ्वी के अंदर की जानकारी हमें मिलती है। ऑप्शन हैं भूकंपीय लहरें, ज्वालामुखी, ए व ब दोनों, या पृथ्वी का चुंबकत्व। तो भूकंपीय लहरों के द्वारा और ज्वालामुखी के द्वारा हमें पृथ्वी की आंतरिक जानकारी प्राप्त होती है। भूकंपीय लहरों द्वारा सही जानकारी, सटीक जानकारी मिलती है, जितनी ज्वालामुखी से नहीं मिलती है, लेकिन स्रोत ये दोनों ही होंगे। इनकी व्याख्या भी आप देख लें कि ज्वालामुखी उद्गार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की कोई निश्चित जानकारी नहीं मिलती है, कुछ ही मात्रा में मिलती है, इसलिए इनको दोनों स्रोतों को हमें प्रत्यक्ष स्रोत मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है कि दक्कन ट्रैप सेल समय, दक्कन ट्रैप सेल का जो समय है, उस समय, ये समय किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम रहा है। यानी दक्कन ट्रैप सेल समय किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है। शील्ड ज्वालामुखी का, मिश्र ज्वालामुखी का, प्रवाह ज्वालामुखी का, या कुंड ज्वालामुखी का। तो दक्कन ट्रैप सेल समूह है, ये बेसाल्ट प्रवाह है, चाहे तो आप इनको बेसाल्ट प्रवाह कह दीजिए, चाहे आप इनको प्रवाह कह दीजिए। प्रवाह ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है। तो इसमें स ऑप्शन है वो राइट होगा। व्याख्या है कि दक्कन ट्रैप सेल पर वर्तमान महाराष्ट्र पठार का निर्माण है। वर्तमान महाराष्ट्र पठार का निर्माण है वो दक्कन ट्रैप सेल पर है। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है। निम्न में से कौन सा स्थल मंडल को इंग्लिश में लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। ऑप्शन है ऊपरी एवं निचला मंडल, भूपटल एवं कोर, यानी जो क्रोड है इसको कोर भी कहते हैं, इसको अनंतरम भी कहते हैं। भूपटल या ऊपरी मेंटल या अंतरतम। तो इसका राइट उत्तर होगा कि स्थल मंडल को भूपटल एवं ऊपरी मेंटल वर्णित करते हैं। भूपटल एवं ऊपरी मेंटल हैं वह लिथोस्फीयर को वर्णित करते हैं। ऊपर तो आपका यानी भूपटल आ गया, और उसके नीचे है वो है ऊपरी मेंटल, और बीच का भाग है ये है स्थल मंडल। इनकी व्याख्या देख लें। स्थल मंडल की मोटाई लगभग 100 किलोमीटर है। स्थल मंडल ग्रेनाइट सेलों से निर्मित है। स्थल मंडल में सियाल की अधिकता पाई जाती है। SI यानी SI सिलिका, AL एल्यूमिनियम। तो यानी जो आपका स्थल मंडल है इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक पाई जाती है, और जो स्थल मंडल का घनत्व है वो 3.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। तो ये आपको याद रखना है कि स्थल मंडल है वह भूपटल एवं ऊपरी मंडल को वर्णित करता है। 100 किलोमीटर मोटाई है, ग्रेनाइट से बना हुआ है, सियाल की अधिकता है,
5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इनका घनत्व है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से भूकंपीय लहरें सेलों में संकुचन एवं फैलाव लाती हैं। यानी कौन सी भूकंपीय लहरें हैं जो सेलों के अंदर यानी सेलों को सिकुड़ती हैं या सेलों में फैलाव लाती हैं। तो वो पी लहर है। पी लहर के द्वारा सेलों के अंदर संकुचन एवं में फैलाव आता है। अब देखिए पी लहर की व्याख्या, भूकंप मूल से आरंभ होकर धरातल पर सबसे पहले पहुंचने वाली जो लहर है वो पी है। पी के बाद एस है, एस के बाद एल है। दूसरा, जो आपकी पी लहर है वो कठोर, द्रव्य एवं गैस ये तीनों अवस्थाओं से गुजरती है। यानी कठोर, द्रव्य एवं गैस तीनों अवस्थाओं से ये गुजरती है। तो पी लहर के बारे में ये व्याख्या भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भूगर्भ की जानकारी का अप्रत्यक्ष स्रोत है। ऊपर तो हमने पढ़ा था प्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत थे दो, ज्वालामुखी और भूकंप। और यहाँ पूछा है अप्रत्यक्ष यानी अप्राकृतिक स्रोत पूछा है। ऑप्शन है कठोर धरातलीय सेल, माइनिंग क्षेत्रों की सेल, ज्वालामुखी उद्गार, गुरुत्वाकर्षण बल। तो 5 नंबर में अप्रत्यक्ष स्रोत है वो है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के साथ साथ ताप, दाब और घनत्व भी अप्रत्यक्ष स्रोत हैं। पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के ताप, दाब, घनत्व और गुरुत्वाकर्षण बल हैं, ये सब अप्रत्यक्ष स्रोत की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है वेरी इंपॉर्टेंट कि भ्रंश तल के किनारे सेलों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होने वाला भूकंप है। यानी भ्रंश तल के किनारे जब सेलें इधर उधर यानी सरक जाती हैं तो किस प्रकार का भूकंप आता है। ऑप्शन है बांध जनित भूकंप, विवर्तनिक भूकंप। विवर्तनिक भूकंप को भ्रंशमूलक भी कहा जाता है या टेक्टोनिक भूकंप भी कहा जाता है। ज्वालामुखी जन्य भूकंप, नियात भूकंप। तो इसमें राइट उत्तर होगा विवर्तनिक। यानी भ्रंश तल के किनारे सेलों के सरक जाने से विवर्तनिक भूकंप की उत्पत्ति होती है, टेक्टोनिक भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो इसमें ब ऑप्शन है वो राइट है। इसकी व्याख्या भी देख लें। विवर्तनिक भूकंप भूगर्भ में तनाव एवं संपीड़न के द्वारा उत्पन्न होता है। बहुत अच्छी बात बताई है कि विवर्तनिक भूकंप है वो भूगर्भ में तनाव एवं संपीड़न के द्वारा उत्पन्न होता है। ऐसे भूकंप अधिक गहराई में उत्पन्न नहीं होते हैं। इस प्रकार के भूकंप आपको कैलिफोर्निया के अंदर देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट, यानी मेंटल को परवार भी कहते हैं। मेंटल को ही परवार कहा जाता है। तो मेंटल का ऊपरी भाग कहलाता है। मेंटल का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? दुर्लभता मंडल, कोर मंडल, निषेध मंडल, स्थल मंडल। तो मेंटल का ऊपरी भाग है वो दुर्बलता मंडल कहलाता है, दुर्लभता मंडल। अब मेंटल के बारे में थोड़ी सी व्याख्या आप देख लेना कि मेंटल का विस्तार भूपर्पटी के नीचे से 2900 किलोमीटर की गहराई तक है। यानी भूपर्पटी के नीचे कह दीजिए या 33-35 किलोमीटर के नीचे से 2900 किलोमीटर तक है। मेंटल का घनत्व 3 से 5.5 GCM है।
मेंटल में भारी द्रव्यमान वाले पदार्थ सर्वाधिक पाए जाते हैं। मेंटल कठोर सेलों से निर्मित है, इसलिए इसमें एस लहरें या द्वितीयक लहरें गुजरती हैं। मेंटल को व्हाइट ऑफ द अर्थ के नाम से भी जाना जाता है और मैग्मा चेंबर मेंटल भाग में पाया जाता है। यानी ज्वालामुखी उद्गार के समय जो मैग्मा निकलता है वो मेंटल वाले भाग में पाया जाता है। मेंटल को व्हाइट ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। मेंटल कठोर सेलों से बना हुआ है, इसलिए द्वितीयक सेलें यहीं से गुजरती हैं। मेंटल में भारी द्रव्यमान वाले सर्वाधिक पदार्थ पाए जाते हैं। घनत्व 3 से 5.5 है और ये भूपर्पट्टी से नीचे 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। ये थी इनकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से प्राथमिक लहरें हैं। सबको पता है कि प्राथमिक लहर पी लहर है, द्वितीयक लहर है वो ऐसे है, तो 8 में ए ऑप्शन है वो राइट होगा। प्रश्न नंबर 9 है, माइनिंग क्षेत्र में प्राय किस प्रकार के भूकंप आते हैं। यानी जहाँ से माइनिंग का कार्य होता है वहाँ पर किस प्रकार के भूकंप आते हैं, तो वहाँ किस प्रकार के भूकंप आएंगे, वहाँ नियत भूकंप आते हैं। माइनिंग क्षेत्रों में नियत भूकंप आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भूकंप का प्रभाव है, तो भूकंप आने से क्या क्या हो सकता है, तो भूकंप से सुनामी भी आती है, हिम संकलन भी होता है, मृदा अपरदन भी होता है, तो राइट उत्तर हो गया उपयुक्त है सभी। और भूकंप आने से क्या क्या प्रभाव है वो भी देख लेना। जन धन की अपार हानि होती है, नदियों के मार्गों में रुकावटें आ जाती हैं, जलयान या जो तटीय भाग है वहाँ पर भारी नुकसान होता है, पर्वतीय क्षेत्रों में भूसंकलन की समस्या आ जाती है और कई बार आग भी लग जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता कितनी होती है। तो देखिए भूकंप मापने का एक ये यंत्र है। पहले तो हम इनकी व्याख्या देख लें कि रिक्टर स्केल एक गणितीय माप है। रिक्टर स्केल एक गणितीय माप है, इससे भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। इसका आविष्कार एक अमेरिकी वैज्ञानिक था जिसने 1935 में किया था, जिसका नाम था चार्ल्स फ्रांसीसी रिक्टर। चार्ल्स फ्रांसीसी रिक्टर 1935 में इसका आविष्कार किया और इनके अंदर रिक्टर स्केल पर भूकंप की जो तीव्रता है वो 0 से 9 या 10 तक मापी जाती है। कुछ किताबों में 9 है, कुछ किताबों में 10 है। एक दूसरा भूकंप की तीव्रता को मापने का यंत्र भी है जिसका नाम है मर्केली मापक, जिसका आविष्कार 1902 में हुआ। ये एक गुणात्मक मापक है और इसके जो मापक हैं वो 1 से 12 तक माने गए हैं। एक रूसी फेरल मापक भी है, इसमें मापक 1 से 11 हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, अंतरतम जिसको हम कोर भी कहते हैं, अंतरतम मुख्य रूप से निम्न में से किस पदार्थ से बनी होती है। यानी पृथ्वी की जो एकदम आंतरिक संरचना होती है, जिस इस प्रकार से पृथ्वी का ये जो भाग है ये होता है कोर। ये कोर किससे निर्मित है, निकिल व लोहा से, सियाल व सीमा से, अभ्रक व लोहा से, या इसमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में उत्तर होगा कि ये निफे से बना होता है। यानी जो पृथ्वी का अंतरतम कोर है वो NiFe निफे से बना होता है। Ni का मतलब हो गया निकिल और Fe का लोहा, तो निकिल और लोहे से बना हुआ है। अब हम जो पृथ्वी का आंतरिक भाग कोर है इसके बारे में देख लेते हैं। इनका विस्तार 2900 किलोमीटर से यानी पृथ्वी के सेंटर तक है, यानी 63-71 किलोमीटर तक। तो इसमें राइट तो उत्तर होगा ए,
यदि इसके विस्तार की बात करें 2900 से पृथ्वी के सेंटर तक है। घनत्व है न्यूनतम 10 जीसीएम है और अधिकतम 13.6 है। नीचे जाकर के ये 13.6 हो जाता है और 90% भाग आग्नेय शैलों से इसका बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 है अंतर्वेदी आग्नेय शैलों का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में कम मोटाई वाला जमाव क्या कहलाता है। बड़ा शानदार प्रश्न है। अक्सर इनकी व्याख्या में से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्या पूछा है इसने कि अंतर्वेदी आग्नेय शैलों का यानी पृथ्वी के अंदर की संरचना में क्षैतिज तल में, क्षैतिज ये लंबवत होता है और ये होता है क्षैतिज है। क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में कम मोटाई वाला जमाव क्या कहलाता है। तो इसका राइट उत्तर होगा शीट कहलाता है। उसे शीट कहते हैं और अधिक मोटाई हो तो उसे यानी शील कहते हैं। यदि इनकी मोटाई कम है तो शीट और मोटाई अधिक है तो शील। तो इसमें ए ऑप्शन है राइट होगा। इसकी व्याख्या को रट लेना। अक्सर एग्जामिनर यहाँ से एक प्रश्न पूछता है। तो देखिए क्या है कि भूसतह के नीचे परतदार शैलों के बीच क्षैतिज रूप में जमा मेग्मा शील कहलाता है। क्षैतिज रूप में जमा मेग्मा शील कहलाता है। दूसरा, शील की मोटाई अगर अधिक है तो वो शील कहलाएगा और शील की मोटाई अगर न्यूनतम है तो वो शीट कहलाएगा। जब लावा दरारों में लंबवत जमता है तो वो डाइक कहलाता है। भूसतह के नीचे मेग्मा का जमाव जब लहरनुमा होता है उसे यानी फेंकोलिथे कहा जाता है। जब मेग्मा का जमाव धरातल के नीचे बेसिन नुमा रूप में होता है उसे लेपोलिथ कहा जाता है। जब मेग्मा धरातल के नीचे अर्धगुम्फाकार रूप में जमता है उसे लेकोलिथ कहा जाता है। जब मेग्मा धरातल के नीचे गुम्फाकार रूप में जमता है बेथोलिथ कहलाता है। यहाँ से अक्सर एग्जामिनर पूछता है बेथोलिथ, लेकोलिथ, फेंकोलिथ, लेपोलिथ, शील, डाइक के बारे में क्वेश्चन कर लेता है तो आप इनको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्न में से कौन सी भूकंपीय लहरें संचरण गति की दिशा में ही पदार्थों पर दबाव डालती हैं। बड़ा शानदार प्रश्न है कि कौन सी भूकंपीय लहरें हैं जिनकी संचरण गति की दिशा में ही पदार्थों पर दबाव पड़ता है। तो वो पी लहर है। पी का मतलब प्राथमिक लहर। मेग्मा भंडारों के जमे हुए भाग में बनने वाली स्थलाकृति क्या कहलाती है। मेग्मा भंडारों के जमे हुए भाग में बनने वाली स्थलाकृति बेथोलिथे कहलाती है। तो आज हम इस लेसन में 15 प्रश्न ही करेंगे। बाकी के क्वेश्चन हम इसकी सेकंड वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है व्याख्या के कारण। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।